चेतन और राजन दो भाई हैं। चेतन अपने छोटे भाई राजन से बहुत जलता है क्योंकि राजन उसका सौतेला भाई है। माँ बाप के मरने के बाद चेतन ने राजन को घर से निकाल दिया। अब राजन गाय की गौशाला में ही रहता था। चेतन ने अपने लिए एक हट्टी कट्टी गाय रखी जिसका नाम नीमा था और राजन को दुबली पतली सी गाय दी जिसका नाम रेशमा था। एक दिन राजन भाई के पास आता है। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की है? भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आपने सारे खेत खुद रख लिए हैं, मुझे एक भी खेत नहीं दिया है। आपकी तरह मेरे पास भी एक गाय है, मैं उसे क्या खिलाऊंगा? मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे एक खेत भी दे देते तो मैं उसमें चारा लगा के अपनी गाय का पेट भर देता। कौन सा खेत? तेरा किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता है, सब कुछ मेरा है। तू सौतेला है, तेरा किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता। भाई साहब, ये ना भूलिए, मैं सौतेला ही सही, पर हक मेरा भी बनता है हर चीज पे। मैंने अपने घर का हिस्सा भी नहीं लिया, आपने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे गौशाला में रहने पर मजबूर किया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आपने मुझे एक बार पैसे तक नहीं दिए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब बात मेरी रेशमा की है, मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए, इतने सारे खेत हैं आपके पास, एक मुझे दे दीजिए। मुझ पे तरस ना खाके, बस उस बेजुबान पे तरस खाके एक खेत दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आके मुझसे जुबान लड़ाएगा? तुझे खेत तो क्या, अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। चेतन अपने ही भाई राजन को धक्का मरवा के घर से बाहर निकाल देता है। रेशमा, मैं क्या करूं? कहां से चारा लाऊं? तुम्हें क्या खिलाऊं? तुम्हारा पाप मेरे सर लग रहा है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। मैंने सोच लिया है रेशमा, मैं तुम्हें किसी को दे दूंगा जहां तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाए, खाने को चारा मिले। नहीं मालिक, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आप मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं रह लूंगी, जितना चारा खिलाओगे खा लूंगी, पर आपसे दूर नहीं जाना। राजन मजबूर हो जाता है रेशमा को देने के लिए, क्योंकि उसके पास रेशमा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारा राजन गौशाला में ही सो जाता है जहां रेशमा और चेतन की गाय नीमा रहती थी। नीमा भी अपने मालिक की तरह बहुत घमंडी और अकड़ू थी। उसे बहुत घमंड था कि उसका मालिक बहुत अमीर है और उसे खाने को खूब सारा चारा और अच्छा अच्छा खिलाता है। अरे ओ रेशमा, मुझे तो बड़ी ही हंसी आती है तुम्हारे हालत पे। क्यों नीमा, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि तुम कितनी बदनसीब हो। तुम्हारा मालिक कितना गरीब है, तुम्हें भरपेट खाने को भी नहीं दे सकता, और मुझे देखो, मेरे मालिक कितना कुछ खाने को देते हैं। कभी कभी तो मुझे तुम पे तरस भी आ जाता है। तुम्हें मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक मुझे जितना देते हैं, खिलाते हैं, मुझे उसी में सुकून है, क्योंकि वो मुझे प्यार से खिलाते हैं। मैं इतनी दुबली पतली हूँ, कमजोर हूँ, दूध नहीं देती हूँ, उन्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी मुझे अपने पास रखा है बिना किसी लोभ लालच के। और तुम दूध देती हो, तभी तुम्हारे मालिक को तुम्हारा लालच है, क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा होता है। जब तुम दूध नहीं दोगी, फिर देखना तुम्हारा मालिक कैसे बदल जाएगा। रेशमा की उदासी देख राजन समझ जाता है कि वो उससे दूर नहीं होना चाहती। रेशमा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम रो रही हो? मैं समझ गया, तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, और अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी को दे दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। अब मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारे लिए चारा लेकर आऊंगा। अपने मालिक की ये बात सुन के रेशमा बहुत खुश होती है। शुक्र है मालिक ने अपना फैसला बदल लिया और मुझे अपने पास ही रखा। तू क्या खुश हो रही है रेशमा? तेरा मालिक निकम्मा और गरीब है, क्या ही खिला लेगा तुझे? मालिक मुझे जितना भी खिलाएंगे उसी में सुकून है, क्योंकि वो मुझे प्यार से खिलाते हैं। और तुम्हारा मालिक
तुम्हें दूध के लालच में खिलाता है। आहा, बड़ी आई मुझे ताना मारने वाली। जैसे तुम्हारा मालिक गरीब वैसे तुम गरीब। राजन गांव के बहुत बड़े सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगा। सेठ भी भला इंसान था। उसने राजन की मजबूरी को समझा। राजन सेठ से अपनी मजदूरी के आधे पैसे ले लेगा और आधे पैसे को रोज रेशमा के लिए चारा ले जाने लगा। फिर रेशमा को भर पेट खाना मिलने लगा। अब रेशमा दुबली पतली और कमजोर नहीं थी। अब वो मोटी ताजी तंदुरुस्त हो गई थी। भगवान, मेरे मालिक का भला करना। कितने अच्छे हैं वो। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। आज मैं ठीक हूँ बस उन्हीं की वजह से। अरे ओ रेशमा, तू तो बड़ी हट्टी कट्टी हो गई है। लगता है तेरा मालिक सुधर गया है, तभी तो तुझे अच्छा अच्छा चारा खिलाता है। मेरे मालिक पहले से ही अच्छे थे, बस तुम्हें ही नहीं दिखते थे। नीमा रेशमा को तंदुरुस्त देख के उस पे बहुत चलती है। वो उसे ऐसा अच्छा देख नहीं पा रही थी। फिर थोड़े दिनों में रेशमा गर्भ से हो जाती है। उसे एक प्यारा बछड़ा होता है। उसके बाद तो मानो राजन की किस्मत ही बदल जाती है। रेशमा इतना दूध देती है कि बहुत सारे गांव में उसका दूध जाने लगा। उस वजह से राजन की खूब कमाई होने लगी। राजन ने अपना नया घर बना लिया। रेशमा के लिए एक अच्छी सी गौशाला भी बना ली। अरे ओ राजन, तुझे तो बड़ा घमंड हो गया है। तेरी गाय दूध क्या देने लगी? तू अपने आप को सेठ समझने लगा है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि गौ माता को चारा तक नहीं दिया। लेकिन मैंने तो गौ माता की सेवा की तो गौ माता ने मुझे बहुत बरकत दी और आज देखो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। चेतन को भाई की हो रही तरक्की से बहुत जलन हो रही थी। उसे राजन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाह रहा था कि राजन किसी तरह से फिर पहले की तरह गरीब हो जाए। फिर कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि चेतन की गाय नीमा बहुत बीमार पड़ जाती है। वो दूध देना बंद कर देती है तो राजन का गुस्सा नीमा पे निकलता है और नीमा को डंडे से खूब मारता है। बस कीजिए मालिक, मत मारिए मुझे, अब बहुत दर्द हो रहा है। बेकार गाय, दूध नहीं दे रही। तुझसे तो अच्छी उस राजन की गाय है, इतना भर भर के दूध देती है। और तू एक नंबर की बेकार गाय है। तेरी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। चेतन नीमा को घर से निकाल देता है, बस इस वजह से कि अब वो दूध नहीं दे पा रही थी। नीमा रोती रोती जा रही थी। मालिक, कितने खुदगर्ज है आप। जब तक मैं दूध दे रही थी तब तक मुझे रखा, अब मैं दूध नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे मार मार के निकाल दिया। नीमा को रोता और जाता देख के राजन देख लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। नीमा, मैं जानता हूँ मेरा भाई कितना खुदगर्ज है। वो अपने भाई का ना हो सका, तुम्हारा क्या होगा? वो बहुत लालची इंसान है। तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ चल के रह सकती हो, रेशमा के साथ रह सकती हो। ज्यादा अच्छा तो नहीं, पर जो रेशमा को खिलाता हूँ वही तुम्हें भी खिलाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं मालिक, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। नीमा को राजन अपने घर अपने साथ ले जाता है। नीमा रेशमा के सामने सर झुकाकर खड़ी थी क्योंकि उसे अपनी कही हुई बातें भी याद आ रही थी। वो रेशमा को ताने मारती थी। देखा नीमा, मेरे मालिक कितने बड़े दिल वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मुझे माफ कर दो रेशमा, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था जिसकी सजा आज मुझे मिल गई। मेरे मालिक ने मुझे दूध ना होने की वजह से घर से निकाल दिया और सच में तुम्हारे मालिक बड़े दिल वाले हैं। उन्हें मुझसे कोई फायदा ना होगा, फिर भी मुझे अपना लिया। तुम चिंता ना करो बहन, तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो मेरे साथ। मेरे मालिक तुम्हारी भी मेरी तरह खूब ख्याल रखेंगे। इस तरह से राजन रेशमा की तरह अब नीमा का भी खूब ख्याल रखता है और राजन का कारोबार 2 गुना से 4 गुना हो जाता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। इसके अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह चेतन के गौमाता को घर से निकालने पे फिटकार मिलती है, कैसे उसका सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता है और कैसे राजन गाय की सेवा करके खुशहाल जिंदगी जीता है और गाय माता के आशीर्वाद से
गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो आंखों से अंधा था। रघु की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम इमली था। दरअसल रघु की पत्नी इमली के छोटे में ही गुजर जाती है। इमली की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रघु अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, जिस वजह से वो पहले की तरह अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो काफी हद तक कोशिश करता था कि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाए। और बेचारी इमली अपने छोटे में ही अपने बाप का काम में हाथ बटाती। रघु के पास भोली नाम की एक गाय थी। भोली तो भोली ही थी, जैसा नाम था वैसे ही वो खुद भी थी। इमली अपनी माँ को बहुत पहले ही खो चुकी थी। वो भोली को ही अपनी माँ मानती थी। भोली का एक बछड़ा भी था। इमली पूरा दिन भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, खेलती और उसका दूध भी पीती और भोली को माँ कह के भी पुकारती। क्या हुआ इमली? कितनी बार तुमसे कहा मैंने, खुद रोटी बना लूंगा। जला लिया ना हाथ तुमने। तुम क्यों ऐसे काम करती हो बेटा? तुम ये सब नहीं कर सकती, बहुत छोटी हो अभी। नहीं बाबा, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आप बस रोटी खा लीजिए। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मैं भोली माँ का दूध पी के सो जाऊंगी बाबा। इमली तो भोली को ही अपनी माँ मानती थी, पर भोली भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती थी। यहाँ तक कि भोली इमली से बात भी करती थी। पूरा दिन इमली भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, वहीं पे सोती, खाती और उसका दूध भी पीती। और इमली ही भोली को जंगल चराने भी ले जाती। फिर एक दिन की बात है, इमली बड़ा सा बर्तन लेकर भोली के पास आकर कहती है, भोली माँ, मैं दूध लेने आई हूँ। जल्दी से दूध दे दो, फिर तुम्हें चराने जंगल जाना है। हाँ तो मेरी बच्ची, ले लो दूध। मैंने कभी मना किया है जो आज करूंगी। उसके बाद भोली खड़ी हो जाती है इमली को दूध देने के लिए। इमली कुछ दूध बर्तन में निकाल लेती है और कुछ वहीं पी लेती है, उसके दूध में मुंह लगा के। फिर उसके बाद भोली को लेकर चराने जंगल जाती है। जब तक भोली घास चरती है तब तक इमली खूब खेलती है और बेर खाती है। भोली घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। अरे वाह, वहाँ दूर मुझे खूब बड़ी बड़ी घास दिख रही है। पर मैं घास खाने दूर निकल गई तो इमली अकेले रह जाएगी। लेकिन घास भी तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी है। जी भी बहुत ललच रहा है। हाँ, ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी जाके घास खा के आ जाती हूँ। तब तक इमली अपने खेल में व्यस्त है। भोली घास खाने चली जाती है। जैसे ही वहां घास खाने लगती है तभी भोली पे जंगल के शेर की नजर पड़ जाती है। शेर बहुत खुश हो जाता है, आज उसे इतना अच्छा शिकार मिला। हैं? शेर? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। भोली भागने लगती है और शेर उसके पीछे पीछे भागता है। एक जगह भोली थक हार के गिर जाती है और घुटने के बल गिर जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मूर्ख गाय, मुझसे दूर भाग रही है। वैसे तुम तो बहुत तंदुरुस्त गाय हो। तुम्हें खा के मुझे एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। कैसे ना खाऊं? हाथ आया हुआ शिकार कैसे छोड़ दूं? ठीक है महाराज, मैं समझ गई कि आज मेरी मौत आपके हाथों लिखी है। मैं आपका शिकार बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी जिसका नाम इमली है और एक मेरा बछड़ा है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, नादान हैं, मेरा दूध पीते हैं और अगर वो मेरा दूध एक दिन ना पिए तो भूखे रह जाएंगे। मुझे बस एक बार घर जाने दीजिए। मैं उन दोनों को खूब सारा दूध पिलाऊंगी और उनको किसी को सौंप के फिर यहाँ आपके पास वापस आ जाऊंगी। उसके बाद आपने मेरे साथ जो करना होगा कर लेना।
तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम अगर यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा वापस क्यों आओगी? नहीं महाराज, मुझ पे यकीन करिए, मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ। मैं जरूर वापस लौट के आऊंगी। शेर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। भोली उदास होकर घर आती है और सोचती है कि वो जा तो रही है, पर अपने बच्चे को कैसे छोड़कर वापस आएगी, कैसे उन्हें समझाएगी कि उनकी माँ अब नहीं लौटने वाली। उधर इमली भोली को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी और वापस घर आ गई थी। इमली बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? और शाम हो गई है, भोली कहाँ है? बाबा, आप सच कहते थे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे बड़ों वाले काम नहीं करने चाहिए। मुझसे भोली माँ खो गई। हर जगह तलाशा मैंने, लेकिन माँ मुझे कहीं भी नहीं मिली। तू घबरा मत मेरी बेटी, भोली बहुत समझदार है, वो आ जाएगी। तभी थोड़ी देर में भोली उदास सी होकर घर वापस आ जाती है। बाबा, भोली माँ आ गई। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, भोली आ जाएगी। इमली और भोली का बछड़ा जाकर भोली के गले से लग जाते हैं। भोली इमली और अपने बछड़े को पेट भर दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। दूध पिला के वो इमली और अपने बछड़े से कहती है कि उसे जाना होगा, उसने किसी को वादा किया है। इमली और बछड़ा ये सुन के बहुत रोते हैं। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे? मैंने किसी से वादा किया है कि वो मुझे थोड़े समय के लिए जाने दे। मुझे अपने बच्चों को बता के आना है कि उनकी माँ अब कभी लौट के नहीं आने वाली। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हमेशा सबके साथ ईमानदार रहना। आगे जाके ये ईमानदारी ही तुम्हारी काम आएगी। ये कह के भोली वहां से चली जाती है। इमली और छोटा बछड़ा भोली माँ को पीछे से देखते रहते हैं। भोली जब जंगल पहुंचती है तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि गाय लौट आई है। भोली शेर के आगे घुटने टेक के सर झुका के बैठ जाती है। लीजिए महाराज, अब मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम अब लौट के नहीं आओगी, पर तुम तो बहुत ही ईमानदार गाय हो। अपनी जान के बिना परवाह किए वादा पूरा कर रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो और अपने बच्चों को खूब सारा दूध पिलाओ। भोली बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों के पास घर लौट आती है। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश थे और माँ के गले से लग जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।